So hello everyone. So we are back with another unit of Rise of Nationalism in Europe, and today we are going to take up it is the making of Germany and Italy, and we find that this is a very important unit of your chapter, the making of Germany and Italy, and we find there was a change in the way nation making was taking place. There was a change. What was the change now? जो ये चेंजेस ऑब्जर्व की गई वो ये थी कि यहाँ तक लोग कोशिश कर रहे थे नेशन बनाने की और वो कामयाब नहीं हो रहे थे। अगर हम बात करें 1848 की फेल्ड अटेम्प्ट टू यूनिफाई जर्मनी, तो हम देखते हैं कि जो नेशन मेकिंग है वो जब इंडिविजुअल की एफर्ट से हो नहीं पा रही थी, तो कुछ किंगडम्स आगे आए। वो किंगडम्स जहाँ पर जिस लैंग्वेज को आधार बनाकर नेशन बनना चाह रहा था, उस लैंग्वेज को स्पीक करने वाले जो किंगडम्स थे, एंड वी फाइंड किंगडम्स आगे आ गए और किंगडम्स को भी फ़ायदा था इसका। लोगों को तो फ़ायदा था ही कि नेशन बन जाएगा, लेकिन किंगडम्स को भी फ़ायदा था। क्यों? क्योंकि उनकी बाउंड्रीज इंक्रीज हो जाएंगी, उनके किंगडम्स बड़े हो जाएंगे। तो इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज, लाइक द कॉमन पीपल एंड द किंगडम्स। इससे पहले के जो एफर्ट्स थे, यहाँ पर एक छोटी सी बात मेंशन करनी है, वो आपके एमसीक्यू एक नंबर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। उसमें लिखा हुआ है कि अब तक जो नेशंस नहीं हो पा रहे थे, खास करके अगर हम बात करें किंगडम प्रशा की, ठीक है, तो ये इसलिए नहीं हो पा रहा था। मैं फिर से बता दूं, प्रशा का मतलब जो प्रशा की स्पेलिंग है वो ये वाली है, PRUSSIA। इसको बहुत ज़्यादा प्रूसिया बोल देते हैं, है ये प्रशा। तो अब तक प्रशा के आसपास के इलाकों में नेशन इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ की आर्मी एंड वहाँ के जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो रेजिस्ट कर रहे थे। तो उन लैंडलॉर्ड्स को लिखा हुआ है जंकर्स। तो अगर 1 मार्क का एमसीक्यू आता है, अगर हु वर जंकर्स और उसकी कैटेगरीज बोलने के लिए कहा जाता है, तो दे वर बिग फार्म ओनर्स और लैंडलॉर्ड्स ऑफ प्रशा। नाउ वापस आते हैं टॉपिक पे, एंड वी फाइंड कि यहाँ से जो किंगडम्स हैं उनका मेन एफर्ट है नेशन मेकिंग की तरफ। तो अगर हम बात करें जर्मनी की और उसके ही बाद आ जाता है इटली, तो जिस तरह बुक में प्रेजेंट किया गया है वो बड़ा ही कंपेरेबल है, एक कंपैरिजन टेबल बन जाता है, क्योंकि इवेंट्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। ओके, उसकी डेट अलग अलग हो सकती है, लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इवेंट्स बहुत ज़्यादा सिमिलर टाइप के हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, आसानी के लिए व्हाट आई हैव डन कि एक कंपैरिजन टेबल बना दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें जर्मनी और इटली को कंपेयर कर दिया है विद देयर इवेंट्स। तो इससे लर्न करना आसान हो जाता है, याद रखना आसान हो जाता है। तो आप इस कंपैरिजन को देख सकते हो, एक तरफ जर्मनी है, एक तरफ इटली है, एंड दीज आर द वेरियस पैरामीटर्स जिसके ऊपर हमने कंपैरिजन को बेस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीड किंगडम। लीड किंगडम का मतलब है वो कौन सा किंगडम है जिसने सबसे ज्यादा एफर्ट लगाया उस नेशन को बनने के लिए। तो लीड किंगडम इन केस ऑफ जर्मनी इज प्रशा, एंड लीड किंगडम इन केस ऑफ इटली इज सर्डिनिया पिडमंट। यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग मेजॉरिटी थी, यहाँ पर इटालियन स्पीकिंग मेजॉरिटी थी। मेजॉरिटी ना भी हो, यहाँ के जो रॉयल घराने थे, किंग एंड फैमिली, वो लोग ये वाली लैंग्वेज बोलते थे। तो दैट्स वाई दे मेड द मैक्सिमम एफर्ट। हम इंडिविजुअली कर लेंगे, हम जस्ट एक कंपैरिजन टेबल को पहले स्टडी कर लेते हैं। चीफ आर्किटेक्ट, वो कौन सा बंदा है जिसने इस प्रोसेस में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया। जर्मनी के केस में उसके चीफ मिनिस्टर थे, प्रशा के चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क। इन केस ऑफ इटली वहां पर 3 बंदों का मेन कंट्रीब्यूशन है किंग के अलावा, जो है जियोसेफ मजीनी, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया है, कैवूर, ये वहां के चीफ मिनिस्टर थे सर्डिनिया पिडमंट के, और जियोसेफ गैरिबल्डी। ये 3 बंदे हैं जिनका अहम एफर्ट है। इसके बाद हम प्रोसेस पे आ जाते हैं। प्रोसेस जो भी होती है, देखो नेशन मेकिंग शांति से तो बन नहीं रहा था। नेशन के लिए उन इलाकों को उन रेस्पेक्टिव किंगडम से छीनना पड़ा जो एक ही लैंग्वेज स्पीक करने वाले थे। तो ये छीना जो होता है विदाउट वॉर के पॉसिबल नहीं था, तो वॉर्स लड़ने पड़े हैं, उसको हम प्रोसेस का नाम दे रहे हैं। तो इन केस ऑफ जर्मनी, प्रशा ने 3 वॉर्स लड़े हैं। इट टुक ऑलमोस्ट 7 years, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ। इन किंगडम्स में जर्मनी के हिस्से थे तो जीते हैं उनसे। इन केस ऑफ इटली, ऑस्ट्रिया के साथ वॉर हुआ है। इस वॉर में फ्रांस ने हेल्प की सर्डिनिया पिडमंट की। साउथ इटली
एंड टू सिसिलीज, यहाँ भी वॉर हुआ है। इसके ऊपर कब्जा स्पेनिश किंग्स का था, बॉर्बन डायनेस्टी वालों का, तो उनसे यह इलाका छीना गया है। ये प्रोसेस इसके लिए। फिर है फर्स्ट एम्परर। जब जर्मनी बन गया तो जर्मन का फर्स्ट एम्परर कौन बना? कैसर विलियम वन। इन केस ऑफ इटली फर्स्ट एम्परर कौन बना? विक्टर इमैनुअल सेकंड। एंड फाइनली द ईयर जर्मनी गॉट यूनिफाइड 1871, इटली गॉट यूनिफाइड 1861। तो अगर हम ये ध्यान से देखते हैं तो ये सारा जो कंपैरिजन टेबल है, मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और हम देखते हैं कि जो कंपैरिजन टेबल है ये हमें इवेंट्स को याद रखने में हेल्प करता है। और इंडिविजुअली अगर जर्मनी पे आ जाते हैं तो फिर से वही इंसिडेंट्स है वन आफ्टर द अदर। एंड जर्मनी के केस में खास बात ये हुई दैट क्योंकि प्रशिया वाज द लीड किंगडम, तो जर्मनी में जितने भी शुरू वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो चाहे सिविल लॉज हो या बैंकिंग लॉज हो, वो सारे के सारे जो प्रशिया में थे वो प्रशिया वाले ही सारे जर्मनी के नए लॉज बन गए। तो ये है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आपने ये सारे इवेंट्स याद रखें। इन केस ऑफ इटली, इटली में इटली अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। इटली में सर्डिनिया पिडमन में तो जो रॉयल फैमिली थी वो तो खुद ही इटालियन बोलती थी। इसके अलावा वी फाइंड कि इटली का कुछ हिस्सा हैब्सबर्ग एम्पायर में था, कुछ हिस्सा इटली का पोप के पास था। पोप कौन है? पोप देखो, जो रोमन कैथलिक्स होते हैं, क्रिश्चियनिटी के विंग्स हैं, एक तो है प्रोटेस्टेंट्स, एक है रोमन कैथलिक। रोमन कैथलिक सबसे पुराने हैं। तो रोमन कैथलिक जो है उनका जो हेडक्वार्टर है वो वेटिकन सिटी, रोम के पास वेटिकन सिटी में है। और वेटिकन सिटी जो है वहाँ के जो हेड प्रीस्ट हैं वो पोप कहलाते हैं। पोप एक ओहदा है, एक डेजिग्नेशन है, किसी का नाम नहीं है। तो पोप के अंडर भी इलाका था। ओके, हैब्सबर्ग के पास भी था, सर्डिनिया पिडमन के पास भी था। तो ऐसे इलाके इनके पास, बॉर्बन किंग्स के पास भी था। तो इलाके बटे हुए थे। जोसेफ मजीनी ने सबसे पहला एफर्ट लगाया था, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, एंड उसके ऊपर एक डिटेल्ड पैराग्राफ भी था आपके पास। अगर फिर भी आपने इसके बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, उसमें हमने इसके बारे में बात की हुई है। तो मजीनी जो है उसका मैक्सिमम एफर्ट था, एंड एफर्ट उसका पहले वाला है, ओके, 1848 और उसके आसपास वाला। एंड हम ये देखते हैं कि कैवूर जो चीफ मिनिस्टर थे वो एक डिप्लोमेट थे, वो एक सोल्जर या वॉर जनरल नहीं थे, मिलिट्री जनरल नहीं थे। और उन्होंने डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कि कुछ अपने ही लेवल पे अच्छे अलायंसेस बनाए बातचीत के साथ, फ्रांस के साथ, और इससे ये लोग ऑस्ट्रिया को डिफीट करने में पॉसिबल हुआ इनके लिए। एक और बंदा था जो गैरिबल्डी है, जोसेफ गैरिबल्डी, ये भी कंट्रीब्यूटर है। एंड इनके साथ बहुत सारे फार्मर्स थे जिन्होंने सोल्जर्स का रोल भी अपनाया, और इन लोगों ने इन दोनों इलाकों को जीता इटली के या सर्डिनिया पिडमन के लिए, और इटली की जो यूनिफिकेशन है उस प्रोसेस को कंप्लीट किया। एंड फाइनली ये काम कंप्लीट हुआ 1861 में। तो ये है इन दोनों इलाकों का मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड मेकिंग ऑफ इटली का। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट और भी बचता है हमारे पास, वो है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन या मेकिंग ऑफ ब्रिटेन हम बात करेंगे, ठीक है। एंड वो जो मेकिंग ऑफ ब्रिटेन है उसको बुक में लिखा हुआ स्ट्रेंज केस। अब ये स्ट्रेंज केस क्यों है? हम जल्दी से इसको रब कर रहे हैं, आपने एक बार फिर से देखना है तो देख लो, मैं साइड हो जाता हूँ। आपने इसकी अगर पिक्चर लेनी है तो आप ले लो, ओके। एंड हम इसको 2 मिनट के लिए रब कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी नीड टू डू इज टू टॉक अबाउट इंग्लैंड, ओके, कि इंग्लैंड के केस में हाउ द थिंग्स फेयर्ड, ओके। सो इतना स्पेस हमारे लिए काफ़ी रहेगा, हम इंग्लैंड के बारे में इसमें बात कर सकते हैं। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब देखो, इंग्लैंड जो है ना वो 4 हिस्सों का बना, सॉरी, ब्रिटेन जो है वो 4 हिस्सों का बना हुआ है। इसमें आ जाता है इंग्लैंड, इसमें आ जाता है स्कॉटलैंड, इसमें आ जाता है वेल्स, और इसमें आ जाता है आयरलैंड। अब जाकर वो सिर्फ रह गया नॉर्थ आयरलैंड, ओके। तो हम ये देखते हैं कि इन सब का कॉम्बिनेशन ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। तुम लोग अगर ध्यान से आप लोग अगर याद करो तो क्रिकेट में देखो, इंग्लैंड की टीम अलग होती है, स्कॉटलैंड की अलग होती है, आयरलैंड की भी अलग है, वेल्स की क्रिकेट बोर्ड अलग है, इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड अलग है। एंड वी फाइंड कि ये चारों अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, 4 डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़। इनका कल्चर अलग अलग था, भाषाएं अलग अलग थी। लेकिन इंग्लैंड जो है ये ज़्यादा तरक्की कर गया, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया,
इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बहुत बिजनेस किया, बहुत फैक्ट्रीज लगाई, बहुत पैसा कमाया, और अल्टीमेटली ये लोग इतने पावरफुल हो गए कि ये इन तीनों कल्चर्स को डोमिनेट कर गए, और इन लोगों ने इनको इनकी मर्जी के खिलाफ अपने साथ मिलाया। अगर पिछले हम देखते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं, तो वहाँ पर लोगों का खुद का मन है नेशन स्टेट बनाने का, लेकिन ब्रिटेन में लोगों के, इन इलाकों के लोगों का मन नहीं था और उनको उनकी मर्जी के खिलाफ अपने साथ मिलाया गया। इसलिए ये स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन है। क्यों? क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन को या इंग्लैंड को लोग अपना रोल मॉडल मानते थे, लेकिन जिसको रोल मॉडल मान रहे हैं और उसको नेशन का बेस्ट मॉडल मान रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी जो मेकिंग है वो लोगों की मर्जी के खिलाफ है। दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब इसमें जो तीन कम्युनिटीज हैं, ये तीनों चारों अलग अलग कल्चर्स हैं, लेकिन मैंने कहा कि इंग्लैंड जब प्रोमिनेंस में बढ़ गया तो इसके पास पावर आ गई, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, और इन लोगों ने स्लोली एंड स्लोली इन लोगों को ओवर पावर करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों ने मोनार्की को हटाया और सारा जो पावर है वो इट वाज इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, वो 1688 की बात कर रहे हैं, बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, उसको हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोलते हैं। उस वक्त जेम्स टू नाम के किंग हुआ करते थे, एंड वो बहुत ही कट्टर थे, वेरी स्ट्रिक्ट religious person, and strictness was for enforcing Roman Catholicism। इससे लोगों को बहुत दिक्कत आई और उनमें से कुछ प्रोटेस्टेंट्स ने, जिसमें उनकी अपनी ही फैमिली के मेंबर्स थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया जेम्स टू के अगेंस्ट और उसको निकाल दिया और खुद गद्दी को संभाला। एंड देयर वाज अ पावर शिफ्ट 1688 में, एंड वी फाइंड इस पावर शिफ्ट की वजह से पार्लियामेंट प्रोमिनेंस में आ गई बिकॉज ऑफ दिस ग्लोरियस रेवोल्यूशन। एंड 1707 जब वो एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया और एक्ट ऑफ यूनियन में स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ मिला दिया गया, जोड़ दिया गया, और ये बन गया ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद बाकी की कम्युनिटीज को भी मिलाते गए, लेकिन जो पहला पैराग्राफ है वो स्कॉटलैंड को ही शो करता है कि किस तरह स्कॉटलैंड का जो अलग कल्चर था उसको दबा दिया गया, उसकी भाषा, गेलिक लैंग्वेज, उसको दबा के सब जगह स्कूल्स में या सब जगह इंग्लिश को इन्फोर्स कर दिया गया। जो भी प्रोटेस्ट करता था उसको पनिशमेंट मिलती थी, या तो उसको निकाल कर कहीं और भेज देते थे या फिर वहां पर जेल में बंद करते थे। तो देयर वाज अ सीवियर रिप्रेशन ऑफ एनीबॉडी हु टॉक्ड अबाउट स्कॉटिश कल्चर। तो ये है स्कॉटलैंड को ओवरपावर करने की कहानी। और उसके बाद है आपके सिलेबस में आयरलैंड को 1801 में अपने साथ मिलाया गया, लेकिन इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस चला। इसमें कुछ लोकल आयरिश लोगों ने अपनी आज़ादी को क्लेम करने की कोशिश की। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट जो थे वो कम गिनती में थे और कैथोलिक्स ज़्यादा थे, और इंग्लैंड उस वक्त तक ज़्यादा प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड हो चुका था। तो इन लोगों ने आयरलैंड में जितने भी कैथोलिक्स लोग हैं उनके खिलाफ एक कैंपेन रन की और अल्टीमेटली उन लोगों को दबा दिया गया, और उनके जो अपने कल्चर्स हैं उसको दबाकर ब्रिटेन का फ्लैग, ब्रिटेन का कल्चर, ब्रिटेन की नेशनल एंथम, उसको वहाँ का मेन नेशनल सिंबल्स बना दिया गया। एंड वी फाइंड कि जो स्कॉटलैंड है इसके ऊपर हम डिस्टिंक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एंड क्वेश्चन हम लिख सकते हैं यहाँ पर। हम इस चारों कम्युनिटीज़ को रब करके ना हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ओके, क्योंकि जो मेकिंग ऑफ इटली एंड मेकिंग ऑफ ब्रिटेन है इसका तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन स्कॉटलैंड के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ओके, एंड इट इज okay, first of all, why is the case of making of Great Britain called as strange? ये तो एक पॉपुलर क्वेश्चन है, लेकिन हम एक क्वेश्चन टोटली कंसंट्रेटेड ऑन स्कॉटलैंड भी बना सकते हैं। ओके, एंड दैट क्वेश्चन इज हाउ डिड द इंग्लिश overpowered Scotland, sorry, how did the English overpowered Scotland to make
इट अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो ये आपका क्वेश्चन है जो टोटली स्कॉटलैंड पे ही कंसंट्रेटेड है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों ने इसकी अच्छी तैयारी करनी है। एंड बीच बीच में हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करते रहते हैं। एंड वी फाइंड कि ये वाला जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार आते हैं, खास करके मेकिंग ऑफ जर्मनी और मेकिंग ऑफ इटली पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम इस तरह ही चैप्टर को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको लेकर आते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। एंड आपके क्वेश्चन एक बार फिर से देखकर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ। एंड तो मिलते हैं। एंड वही सेम चीज़ है कि आपने चैप्टर को बहुत थॉरली पढ़ना है अगर आपने 1 नंबर के एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है, और चैप्टर को कहानी की तरह पढ़ना है। जब तक आप चैप्टर को कहानी की तरह नहीं पढ़ते हो तो वो एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही और वीडियोज़ का आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।